सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मित्रों, ऐसा लगता है मानो 44 साल पहले लिखा गया गमन फिल्म का यह गाना सुरेश वाडकर साहब ने प्रदूषण से पस्त पड़ी दिल्ली के लिए ही गाया हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात पराली की, प्रदूषण की और प्रदूषण से जुड़ी तमाम बातों की। इसके साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पराली तो सैकड़ों वर्षों से खेतों में पड़ी होती है, लेकिन तब प्रदूषण क्यों नहीं होता था। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पराली आखिर क्या होती है। मित्रों, फसल कट जाने के बाद जो पौधे के नीचे के हिस्से खेतों में पड़े होते हैं, जिनमें सूखे पत्ते, डंठल, ठूंठ आदि होते हैं, उन्हें हम पराली कहकर पुकारते हैं, पराली के रूप में जानते हैं। और आजकल जिस पराली की चर्चा देश विदेश में जोर शोरों से हो रही है, वो है पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा धान की फसल कटाई के बाद खेतों में पड़े बचे हुए पौधों के फसल के अवशेष। और इसी को जलाने के कारण आसपास की हवाएं दमघोंटू हो गई हैं। अब सवाल उठता है मित्रों कि किसान पराली आखिर जलाते क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि धान की फसल काटने के बाद किसानों को अगली फसल के लिए खेत जल्दी से जल्दी खाली चाहिए होते हैं, जो एक बड़ा कारण है पराली जलाने का। अभी तक पराली निपटाने का कोई सरल, सटीक, सस्ता उपाय सरकारी तंत्र द्वारा नहीं खोजा जा सका है, वैज्ञानिकों द्वारा नहीं खोजा जा सका है। नतीजा, किसान खेतों में पड़े जो पराली होती है, उनके अवशेष होते हैं फसल के, उनमें आग लगाकर जला देते हैं और इस समस्या से निजात पा लेते हैं। और इसके जल्दी निपटान के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर पराली को बहुत दिनों तक खेत में रखा जाए तो उसमें पैदा होने वाले कीड़े अगली फसल जो होने वाली होती है उसकी उपज पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, खराब कर देते हैं फसल को। और एक बात और खास है कि कृषि वैज्ञानिकों ने पिछले दशक में किसानों को संदेश दिया था कि खेत खाली करो, खेत जल्दी खाली करो। तो यह बात भी किसानों के मन में बैठ गई है। इस वजह से वो खेतों को खाली रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाते हैं। अब बात उठती है मित्रों, क्या पराली जलाने के कोई फायदे भी हैं? जी नहीं मित्रों, पराली जलाने का कोई फायदा नहीं है। भ्रमवश कुछ किसान भाई यह समझते हैं कि पराली जलाने से जो राख बचती है वह राख खेतों के लिए उपयोगी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा पराली जलाने के कारण खेत की भूमि या मिट्टी जल जाती है, जिससे कि दूसरी फसलें, उनकी उपज या पैदावार जो है कम हो जाती है। इसके साथ साथ पराली जलाने से जो खेतों में कृषि मित्र कीट होते हैं, केंचुए जैसे जीव जो फसलों के लिए लाभदायी होते हैं, वो सामान्यतः मर जाते हैं, तो उससे भी फसल को हानि पहुंचती है। और एक और बड़ा कारण है कि खेतों की नमी भी खत्म हो जाती है जब हम खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे कि आने वाली फसल पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात उठती है मित्रों कि पहले पराली कैसे निपटाते थे लोग। पहले भी पराली होती थी, तो इसका सीधा सा जवाब है साथियों, पहले पराली कम मात्रा में होती थी, क्योंकि पहले जो कटाई होती थी या तो किसान स्वयं करते थे या मजदूरों की सहायता से कटाई करते थे। वह कटाई पौधे के बड़े निचले भाग तक होती थी, जिससे पराली बहुत कम मात्रा में पैदा होती थी और उसे जलाने आदि की आवश्यकता सामान्यतया नहीं पड़ती थी। और फिर इधर 8-10 साल से आधुनिक मशीनें आ गई हैं कटाई की, जिनके प्रयोग के कारण फसलों के ऊपरी हिस्से कट जाते हैं और एक भारी मात्रा में पराली बच जाती है, जिसकी वजह से ढेरों ढेर पराली खेतों में पड़ी हुई होती है।
और इसके पीछे एक और बड़ी वजह ये भी है मशीनों के प्रयोग के पीछे कि मज़दूरों का ना मिलना, महंगे मज़दूर मिलना और कटाई में ज़्यादा समय लगना, ये सारी चीज़ें होने से लोगों को मशीनों का प्रयोग करना आसान लगने लगा और पराली की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण ये आग लगाने की घटनाएं ज़्यादा होने लगी। और सिर्फ इसके लिए किसान ही जिम्मेवार नहीं है मित्रों, इसके लिए तमाम सरकारी तंत्र और वैज्ञानिक और हम सब कहीं ना कहीं सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि कोई ऐसा सरल आसान उपाय नहीं खोजा गया जिससे किसान पराली से जल्दी से निजात पा सके। और जब तक ये कारगर उपाय नहीं खोजे जाते हैं तब तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी, हो सकता है कुछ बढ़ और जाए। और यह भी बात है कि इलाज ना होने से मर्ज बढ़ता जाएगा, ये बात भी तय है। तो हम पराली और प्रदूषण के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है मित्रों संप्रेषण विद एसएस में। जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि हमें अपना स्नेह, सहयोग, समर्थन देकर हमारा उत्साहवर्धन करें। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक शानदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर इस पराली से आखिर निजात कैसे पाई जाएगी, कैसे पार पाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मित्रों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने दिसंबर 2015 में ही सख्त कानून बना दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उसका कार्यान्वयन हो। इसके साथ साथ पराली को जलाने से बचाने के लिए अच्छे विकल्प उपलब्ध हों। तो वो सब कारगर विकल्प उपलब्ध नहीं हुए और जो उपलब्ध थे वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। यही कारण रहा कि पराली की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। और यहाँ पर एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, तब सरकारी तंत्रों ने कहा था कि वे किसानों को सस्ते दरों पर आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराएंगे। सरकार अपनी भी कुछ मशीनें लगाएगी और किसानों से पराली लेकर उसे गलाकर खाद बनाएगी। इसके अलावा जो है यह भी कहा गया था कि हम पराली को किसानों के खेतों से उठवाने का इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए जिससे कि किसानों की समस्या सरल होती, आसान होती और उन्हें समस्या से मुक्ति मिलती। और नतीजा ये हुआ कि लोग इसके राजनीतिक फायदे नुकसान देखने लगे और पराली को फुटबॉल समझकर विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे के पाले में फेंकने लगे और अपना पल्ला झाड़ने लगे। नतीजा जीरो। तभी तो आज दिल्ली गैस चैम्बर जैसी बनी हुई है। तो मित्रों, बात उठती है कि अब क्या करें, आखिर क्या किया जाए। तो मित्रों, हमें सिर्फ सरकारों के भरोसे ही नहीं बैठे रहना है, अपनी जिम्मेवारी भी देखनी है, अपनी साझेदारी भी निभानी है। किसान जागरूक बने, सरकार पराली निपटान के अच्छे तरीके खोजे, स्मार्ट टावर, एयर प्यूरीफायर लगाए जाएं और पत्ते, कचरे आदि जलाना तत्काल बंद किया जाए और जो जलाए उस पर कार्रवाई की जाए। कृषि और मौसम वैज्ञानिकों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण की जाएं, उन्हें और जिम्मेवारी सौंपी जाए। वाहनों और कारखानों का प्रदूषण भी नियंत्रित किया जाए। समस्या के समाधान पर साल भर कार्यान्वयन हो, कार्य किया जाए। ये नहीं कि पराली आई तो 2 महीने बस बात हो गई, उसके बाद चुप बैठ गए। और पराली से भूसा, खाद आदि बनाने के फायदे बताए जाएं और उन्हें बनवा कर दी जाए। पराली दहन क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने का हर संभव उपाय किया जाए। तो यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों कि प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जलाने वाले किसान ही जिम्मेवार नहीं है। इसके अलावा जो है बहुत कुछ ऐसा है जो प्रदूषण बढ़ा देता है, क्योंकि मित्रों पराली तो महीने 2 महीने का प्रदूषण है। दिल्ली जैसे महानगरों में तो साल भर प्रदूषण रहता है। तो हम किसानों को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं 1-2 महीने की वजह से कि वो ही प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब थोड़े बहुत जिम्मेवार हैं। हमें अपनी भूमिका और सशक्त और अच्छी करनी होगी ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। अब बात उठती मित्रों दिल्ली वाले
क्या खास ध्यान रखें, किन चीज़ों को वो अपने स्मरण में रखें अच्छी तरह। तो पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली वाले अपना खान पान हेल्दी रखें, चूँकि यहाँ प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए गर्म पेय पदार्थ, गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, ऐसी चीज़ों का प्रयोग वो अधिक से अधिक करें, जिससे कि उन्हें जो है इस तरह के धुएं से संबंधित, श्वास से संबंधित कोई समस्या ना हो। स्वच्छ ईंधन अपनाएं, ज़रूरत पड़ने पर ही निजी वाहन निकालें और कोशिश करें कि वाहनों को पूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। जो वाहन दिल्ली में प्रयोग किए जा रहे हैं वो उच्च मानकों वाले वाहन हों, जो प्रदूषण कम से कम करते हों, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को और अधिक जो है बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा वाले वाहन अपनाए जा सकते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, पेड़ पौधों को काटें नहीं, कूड़ा करकट जलाएं नहीं, विद्युत उपकरण, एसी और हीटर जैसे उपकरणों का प्रयोग कम करें। सड़कें अच्छी हों, जाम रहित हों, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में काफ़ी प्रदूषण सिर्फ इसी वजह से होता है कि जाम के कारण गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती हैं, जिससे उन्हें जो है ज़्यादा धुआं निकलता है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ती रहती है। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो यातायात पुलिस है वह भी अपनी भूमिका अच्छे से अदा करे और सशक्त भूमिका अदा करे। पार्क तोड़कर पार्किंग बनाने जैसे काम ना हो, इसके लिए सरकार कुछ पार्किंग स्थल बनाए ताकि लोगों को पार्कों को नुकसान पहुंचाकर पार्किंग ना बनानी पड़े। और निर्माण कार्य, धूल, धुआं, ये सब नियंत्रित किए जाएं। अब दर्शक कहेंगे कि कानून सख्त हो, तो निश्चित तौर पर मित्रों कानून सख्त होने चाहिए, सही बात है। पर अफसोस की बात है कि दिल्ली में यातायात के कानून तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, मानने वाले कम हैं। यहाँ जब ऑड इवन शुरू हुआ तो लोगों ने उसका ये तोड़ निकाला कि एक की बजाय 2 गाड़ियाँ रख लीं, एक ऑड नंबर वाली और एक इवन नंबर वाली, यानी कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ ऑड इवन का। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग ही दोषी हैं, जो हम कानून का तोड़ निकाल कर कानून का मजाक बनाते हैं और प्रदूषण की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो कि सीधे तौर पर हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती है। हमारे पास न तो धैर्य है, न समय है, न चिंता है। इसलिए सिर्फ कानून बनाने से नहीं चलेगा, हमें कानून मानने भी होंगे। तो अब कुछ बात कर लेते हैं प्रदूषण के कानून के बारे में। मित्रों, प्रदूषण से संबंधित सबसे पहले कानून भारत में 1905 में बना था, जो साल दर साल सख्त होता गया। उसमें 1913 में, 1963 में, 1965 में, 1972 में काफ़ी सुधार होते गए और वो और मजबूत होता गया। और 1982 में प्रदूषण पर कठोर कानून बना, जो अब तक का सबसे बढ़िया कानून था, जो 1982 में बना। और इसके साथ साथ स्कूलों में प्रदूषण संबंधित पाठ पढ़ाए जाने लगे, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को सिलेबस में शामिल किया गया। और आज भी जब भी कभी जो है प्रदूषण के बारे में कोई सुध नहीं लेता है, तब माननीय न्यायालय जो है हमेशा फटकार के बाद लोगों को, राजनीतिक दलों को जगाते हैं, जनता को जगाते हैं, तब जाकर लोगों की समझ में आती है कि हमें प्रदूषण के लिए भी कुछ करना है। लेकिन मित्रों, बात वही है, इतने बदलावों के बाद भी हम नहीं बदले। हमने अपनी न तो आदतें छोड़ी, न हमने अपना ढीला ढाला रवैया छोड़ा। नतीजा वही कि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बयानबाजी और पोस्टरबाजी होती है और उसके कुछ दिन बाद, पराली के बाद, प्रदूषण की चर्चाएं समाप्त हो जाती हैं और लोगों को लगता है सब कुछ सामान्य है। तो अगर सार रूप में कहा जाए मित्रों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है, कार्यान्वयन का वक्त है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनमें से किसी को लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स और दुनिया भर की अस्थमा, कैंसर जैसी घातक बीमारियां लगें, तो हमें निश्चित तौर पर प्रदूषण पर नियंत्रण लाना होगा और इसके लिए कड़े उपाय करने होंगे। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना नफा नुकसान छोड़कर
एक साथ मिलकर खड़े हों और प्रदूषण के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू करें ताकि समस्या से निजात पाई जा सके। और यहाँ मैं जनता का भी आह्वान करना चाहूँगा कि जनता भी जागे, सिर्फ सरकार के ही भरोसे ना रहे, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इस शहर के, हम इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो सब कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, आखिर जिंदगी का सवाल है। तो आइए मिलकर साझा प्रयास करते हैं अपनी सेहत के लिए। तो टेक केयर, नमस्कार।